तो कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि ये रिश्ता बन गया था, पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा, प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया। इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है। कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें। क्या सच में इतना आसान होता है। आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है, क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है, किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ में होंगे, तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे,
आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात ही नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फोन मिलाता है, ये भी फोन की इंतजार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा, हीरो बेशक बनने पर बेचैन तो भाई। खटाक से फोन उठता है, अब दोनों कान में फोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, वहां से आवाज आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाकी करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूं। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेगी, जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, पर ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो जमींदोज हो गया, वही वो खत्म हो गया। पर ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं, तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है कल बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मेरा दिल टूट गया है, मैं कहता हूं देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो, यू जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड वी विल डिस्कस इन द मॉर्निंग, व्हेन आई कम टू ऑफिस यू कम टू माई केबिन एंड वी विल डिस्कस, डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर यू। कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूं ना मैं जाग पा रहा हूं। तो मैंने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम मैं तो सो भी रहा हूं जाके, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है, कुछ भी हो जाए, मतलब एक आध, अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। लेकिन इस वजह से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। वो तो अपना फैसला अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन रिजेक्शन का दर्द, और उस दर्द को, अब जैसे किसी ने रिजेक्ट किया, आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है आप कहें कि छोड़ूंगा नहीं, अब मैं रात दिन तेरे बारे में ही सोचूंगा, अब मैं सुबह अपने घर से उसी टाइम निकलूंगा जब तू निकलेगी या तू निकलेगा, वहीं जाऊंगा जहां जहां तू जाएगी या जाएगा, मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं अब से,
सुबह तेरे पीछे पीछे आऊंगा, शाम तक पीछे पीछे घूमूंगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं और मेरे दिमाग में इतनी आज़ादी नहीं है कि मैं कुछ और सोच सकूं जीवन में। मैं तुम्हारा बंधुआ मजदूर हूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा स्लेव हूं। और ऐसे ही मूर्खों ने ऐसे गीत लिखे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अजीब बात है भाई, तुम दिन को रात कहो मैं भी रात, मैं गधा हूं कि मैं रात कहूंगा दिन को यार। वही साहिर वाली बात, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखेंगे, क्यों किसी के पीछे पागल होंगे। भाई आपको कोई अच्छा लगा, आपने कहा, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। पूरी ग्रेशियसनेस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए कि चलिए ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ, याद रहेगा, और जीवन में कभी मिलेंगे तो मित्र की तरह मिलेंगे, दोस्त की तरह मिलेंगे। ये कह के ईमानदारी से हट जाइए, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक फिल्मी गीत में कहा गया, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अरे यार, तुम ठेकेदार हो क्या? तुम मुझे नहीं चाह रही, कोई बात नहीं, जिंदगी भर कुंवारे बन के रहो, कुंवारन बन के रहो तो ठीक है, किसी और को चाहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं क्या? अजीब हाल है भाई, काहे खिलजी बन के घूम रहे हो? इससे अच्छा क्या है, चलिए कभी आप किसी और के साथ होंगे तो मैं बधाई देने के लिए आऊंगा। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं, आप तो दरअसल खुद से प्रेम कर रहे थे, आप अपनी ईगो से बाहर निकल नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई बात नहीं, इतनी आज़ादी दे रहा हूं, किसी और से किया तो आंख निकाल दूंगा। ये आप इससे प्रेम कर रहे हैं, ये इसको वस्तु समझ के कब्जा करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, आप ठेकेदार हैं इसके। ये ठेकेदारी अगर मन में आती हो, उसको मन से निकाल दीजिए, एक कायदे का इंसान बनिए। और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। किसी ने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता हूं, आपने कहा ओके थैंक यू। उसने कहा थैंक यू क्यों? आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे क्या हो गया इसमें, क्या है? और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मेरे नाम से लोगों ने बहुत फैला दिया, तू नहीं कोई और सही, नहीं कोई और सही। मेरा नहीं है वो, मैं तो यहां से सुनता हूं वहां बोल देता हूं, मैं तो इतना ही करता हूं। इसका इस शेर के 2 फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म दूसरा भी है। अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। एक तो ये है, ये तो उनके लिए जब कोई हरजाई हो जाए, हरजाई का मतलब बेवफा हो जाए, है ना, ये तो उनके लिए है। अगर वो वाला मामला नहीं है, आपने गुलाब का फूल भेजा और वहां से गोभी का फूल आ गया वापस इसका मतलब तो मुंह गोभी जैसा करने की जरूरत नहीं है, वहां उस अदा से बोलना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो, या फिर तू अकेला तो नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि केवल किसी पे होगा, किसी पे भी हो सकता है, दोनों पक्षों पे हो सकता है। इग्नोर करना सीखना है, कोई बात नहीं। और 2 दिन बाद कोई आपसे पूछे, यार तूने कार्ड दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगता है? और आप कहें कौन? आपने कहा परसों उसने रिजेक्ट किया। किसने? उसे नाम बताया। बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था शायद। यार डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। क्या टेंशन लेनी है? वही व्यक्ति सामने से आ गया, उसने कहा आप कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक ही रहता हूँ। अब क्या होता है? अब और तब क्या होता है? नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको मना किया था। आप हैं कौन? अच्छा हाँ चेहरा देखा वो लग रहा है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में, इग्नोर करना है। और दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? सोचने दो, कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी,
तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई, मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। और जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसकी जिंदगी बड़ी आसान है। अपने इमोशंस को मैनेज करना अगर सीख लिया, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस का मतलब क्या है, जब जब डीमोटिवेटेड हो खुद को मोटिवेट करने की क्षमता। मोटिवेशन के लिए ये नहीं करना कि ठेकेदार ढूंढ रहे हो बाहर जाके, जी मुझे मोटिवेट कर दो प्लीज। कुछ मोटिवेशन के ठेकेदार होते हैं, वो आपके अंदर पंप से हवा भरेंगे, आप गुब्बारा बन के उड़ेंगे, आपको लगता है सारा जहान मेरा है, तब तक हीलियम निकल गई, वो गैस निकल गई, हवा निकल गई, उसका धम से नीचे आते हैं। वो जो मोटिवेशन है 2 घंटे वाला, वो काम नहीं आता जिंदगी में। वो केवल इंजेक्शन की तरह है कि बहुत परेशान है, इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया, थोड़ा सा दौड़ रहे हैं ग्लूकोज खा लिया तुरंत थोड़ा शुगर लेवल ठीक हुआ, उतना ठीक है। अंत में तो आपको खुद को खुद मोटिवेट करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। आपके आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके इमोशंस को मैनेज करना है। उन्होंने बहुत तपस्या करके आपको भेजा है, रूखे नहीं होना है कि वो फोन करे आप कहे क्या मम्मी रोज फोन कर देती हो, क्या पापा बिजी हूं, पढ़ रहा हूं, ये ड्रामा नहीं करना है। उनका दिल रखने की क्षमता विकसित करनी है। टाइम ना हो तो भी दिन में एक प्यारा सा मैसेज भेज ही देना है, याद न भी है तो भी लिख के भेजना, बहुत याद आती है मम्मी आपकी। मम्मी तो उसी में 4 दिन निकाल देंगे उसके बाद खुश होकर। और मम्मी खुश है तो आपको क्या टेंशन है भाई, उन्हें खुश कर दो थोड़ा सा। भाई बहन है, हफ्ते में और बात कर लीजिए, कह दीजिए कि यार यहाँ बहुत लोग हैं पर जो मजा तेरे साथ आता था ना यार, वो नहीं आता। ये सब बातें बहुत जरूरी है जीवन में, ताकि आपके जो संबंध हैं, इमोशंस हैं, वो ठीक रहें, वो भी आपके प्रति अच्छा महसूस करें, और आप भी एक अच्छी फीलिंग रहे कि आप कनेक्टेड हैं। एक संसार आपके पास है जो आपकी चिंता करता है। और यदि आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, देखिए नरेंद्र मोदी हों, अरविंद केजरीवाल हों, या जो भी सफल लोग हैं, या महात्मा गांधी हो मान लीजिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये लोग सफल क्यों हुए इतना ज़्यादा, ईमानदारी से बताइए। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और प्रसिद्ध नेता ममता बनर्जी मान लीजिए, अगर इन सबको हम कैट के टेस्ट में बिठाएं, मैनेजमेंट का जो होता है ना, कैट सुना होगा आपने, क्या गारंटी है कि इनका स्कोर बहुत ऊंचा आएगा? शायद ना आए। अरविंद केजरीवाल क्योंकि इंजीनियर हैं, शायद थोड़ा सा ऊंचा आ जाए क्योंकि उनकी बैकग्राउंड वो है, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो ऐसा नहीं लेके आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का शायद नहीं आएगा, मेसी का नहीं आएगा, शायद लायनल मेसी का नहीं आएगा, पर ये लोग सफल तो है ना बहुत ज्यादा। इन व्यक्तियों की सफलता का सबसे बड़ा कारण मुख्य रूप से महात्मा गांधी हैं, मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये सब जो हैं, उनके अंदर ये क्षमता बहुत ज्यादा है कि वो समाज के इमोशंस को समझना, उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाना, इस क्षमता से भरे हुए लोग हैं। उन्हें पता है कि मंच पर क्या बोलने से पूरी भीड़ उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, क्या पहनूं, किसी इलाके में जाके वैसी वेशभूषा पहन लेना, ये ऐसे नहीं होता है। ये महसूस करवाना कि हम और आप एक ही हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आके नमस्ते सबको बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे नमस्ते? विवेकानंद का नाम उनसे नहीं बोला गया, लेकिन कोशिश की, भरपूर कोशिश की बोलने की। क्यों कर रहे थे सब? ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि ये आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, ये कनेक्ट है। क्यों व्हाइट हाउस में दिवाली मना रहे हैं आजकल? ताकि वो कनेक्ट महसूस हो। और अब डीएम बनने के बाद, और ये लोग पीएम सीएम बनने के बाद, एक आदमी 140 करोड़ से कैसे कनेक्ट करेगा? तो प्रतीक गढ़ने पड़ते हैं, सिंबल्स गढ़ने पड़ते हैं, और उन सिंबल्स के माध्यम से उस सबके साथ कनेक्शन जोड़ता है। महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र नहीं पहनूंगा? आपने उनकी जितनी तस्वीरें देखी होंगी केवल धोती में देखा होगा। क्यों? क्योंकि जिस देश में लगभग सब लोग गरीब हों, उस देश की जनता को ये कैसे समझाए, एक ऐसा लड़का जो इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आया हो, वो कैसे समझाए कि मैं अपने से एक हूं? और उसने कहा कि मैं कपड़े उतने ही पहनूंगा जितने इस देश का आम आदमी पहन सकता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम उदाहरण है।
नमक का सत्याग्रह क्यों किया, मिर्च का क्यों नहीं किया, खरबूजे का क्यों नहीं किया, या केसर का क्यों नहीं किया? क्योंकि नमक वो चीज है जो हर इंसान को चाहिए, सबसे बेसिक नीड है, और जो नमक पे बात कर सकता है उससे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा। और जो कहे कि मैं ब्रोकली आंदोलन करूंगा, ब्रोकली मूवमेंट करूंगा, उससे कुछ अमीर रईस लोग, सुपर मध्य वर्ग के लोग शायद कनेक्ट कर पाए, बाकी सोचेंगे ये होता क्या है भाई। मैलांचल उपन्यास में जब स्वाधीनता आंदोलन पढ़ते हैं बहुत मजेदार सीन चलता है, तो वहां चल रहा है गांधी जी जिंदाबाद, और गांव के लोग समझ नहीं पा रहे जिंदाबाद क्या होता है। एक बोल रहे जिंदा बाघ है, बाघ, जिंदा बाघ, नेहरू जी जिंदा बाघ हैं, गांधी जी जिंदा बाघ हैं, जिंदा बाघ हैं। अब आपके मुहावरे गांव में कैसे पहुंच रहे हैं? आप जिंदाबाद कर रहे हैं, वहां जिंदाबाद समझ रहे हैं। आजादी मिल गई, लोग कह रहे हैं स्वराज मिल गया, स्वराज का फल मिल गया, आजादी का फल मिल गया। अब गांव के लोग क्या बोल रहे हैं, ये कब काटेंगे फल, मीठा होता है। तो एक महान नेता वो है जो उस भाषा में बात कर सके जो एकदम आम आदमी समझता हो, उसके मुद्दे समझता हो। और आप जब डीएम बनेंगे, अगर चाहते हैं कि डीएम के तौर पे लोग आपको याद रखें, 100 साल बाद भी कहानियां चलें कि बेटा आज से 100 साल पहले एक डीएम साहिब आई थी, यहाँ डीएम साहब आए थे, ये नाम था उनका। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर गौर करें और अपने इमोशंस को भी विशेष रूप से किसी के दबाव में ना आए बिना मैनेज करें। मुझसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है PQ। देर तक नाराज बने रहने की क्षमता कितनी ज्यादा है, सारा खेल इस बात का है। अभी से आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। मुझे तो मेरे टाइम पे किसने दिया नहीं था, पर मैं आपको दे रहा हूँ। हमें तो खुद ही अर्जित करना पड़ा सीख सीख के, लेकिन आप लोग तो अभी उस रास्ते में बढ़ेंगे। तो यदि आपका साथी, मेरी बातों से प्रेरित मत हो जाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये सब बेकार की बातें 5-7 साल के बाद सोचिएगा, है ना। लेकिन आप मेरे कहने से मानेंगे नहीं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ महाभोज पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे, तो आप करेंगे वही जो आपको करना है। कहीं आप ऐसा कोई रास्ता चुने अपने लिए, तो बस एक गाइडेंस थोड़ी सी साथ में रहे। मैं तो इस भाव से, अब मैं जिस उम्र में ना, उस उम्र में आदमी उपदेश दे मेरा मानता नहीं है, उसका मन करता है बच्चा मेरे तो ज्ञान दे ही दे उसको किसी तरह से। तो सारा खेल इस बात का होता है। देखिए, अगर तो 2 सच्चे दिल के लोग हैं तो सच्चे दिल से रहते हैं, तो उसमें मतलब करामातें और तिकड़म वो सब नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों तिकड़म में मिल जाते हैं, तब ठीक है, तब चेस का खेल चलता रहता है जीवन में लगातार। इसका घोड़ा, इसका ऊंट, इसका वजीर, इसका वो चलता रहता है। दिक्कत तब है जब एक तिकड़े में हो और एक भोला भाला व्यक्ति हो, तो भोला भाला व्यक्ति फंस जाता है बेचारा। तो ऐसे मामलों में दबाव बनाने की युक्ति क्या होती है कि जो इमोशनली कमजोर है थोड़ा सा, दूसरा व्यक्ति उससे नाराज होता है, बार बार नाराज ऐसी वैसी बात पे हो जाता है, कोई खास बात नहीं चाहिए होती, और फिर अंदर से नाराज हो या ना हो उस पर दबाव बनाता है। जाओ मुझसे बात मत करो, जाओ। सामने वाला कह रहा है नहीं ऐसे मत करो, मुझसे बात कर लो, प्लीज बात कर लो, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज मुझसे बात कर लो। और इसको लगता है कि चलो मेरी चाल ठीक पड़ी है। फिर ये एहसान दिखाता है, नहीं बात करो, ठीक से रहा करो, अगर आज के बाद ऐसे की बात नहीं करूंगी तुमसे मैं, तो नहीं मैं आगे से ठीक से रहूंगा, तुम ऐसे बस मत बोलो। और आंसू भी आ गए आंख में, और पता नहीं क्या क्या हो गया, गिल्ट फीलिंग, ये फीलिंग, वो फीलिंग सब आ गई। इसको गुस्सा था ही नहीं, ये नौटंकी थी बेसिकली, ये दबाव बनाने की साजिश थी। अब अगली बार के लिए तय हो गया कि जैसे ही नाराज होगा ये व्यक्ति बहुत जल्दी माफी मांग लेगा। फिर आमतौर पर संबंधों में क्या होता है कि एक व्यक्ति का काम नाराज होना होता है, दूसरे का काम माफी मांगना होता है। आप सबको हंसी जो आ रही है मैं समझ रहा हूँ, पापा मम्मी याद आ रहे होंगे आपको अपने अपने कि पापा मम्मी में से एक नाराज होता होगा, एक माफी मांगता होगा। ये सारे स्टैंडर्ड सभी फिक्स होते हैं जब शुरुआत में पहली बार वो लोग आपस में मिलते हैं, उसी समय तय हो जाता है। तो जब आपके जीवन में कभी ऐसा हो और कोई नाराज हो, और अगर आप ठीक हैं तो माफी मत मांगना, कॉन्फिडेंट रहना। अगर कोई आपसे कहे कि कल से बात नहीं करूंगी, तो बोलना कल से क्यों, आज से क्यों नहीं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कोई अगर धौंस दिखाए ना, धौंस में नहीं आना है। वो लोग पंजा लड़ाते हैं और बाकी लोग डर जाते हैं भोले वाले।
कोई कहे कि आत्महत्या कर लूंगा, हाँ तो ठीक है। जीवन आपका, जीवन का अधिकार आपका, रस्सी आपकी, गला आपका, गर्दन आपकी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बस मैसेज मत करना कि हाँ मर जाओ, वरना बाद में सबूत बन जाएगा। कोई अगर धमकाए तो ठीक है भाई, ऐसी भाषा में जिससे आप पर आरोप ना आता हो। कोई आपको मैसेज कर रहा है कि अगर तुम कल नहीं मिलने आओगे तो मैं जहर खा लूंगा, तो जवाब में लिखना सिर्फ इतना कि देखो जीवन आपका है, विवेक आपका है, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करते, बाकी मतलब मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने जीवन का फैसला करें बस। अब कल को कुछ भी हुआ तो प्रमाण आपके पास है कि आपने तो समझाया था। और कोई इन पर्सन बात करे पर्सनली आके मैं जहर खा लूंगा, बोतल लाया हूं, पर खाओ, सेलिब्रेट करो, चलो। कोई नहीं खाता वाता जहर, ऐसे सब ड्रामेबाज होते हैं, और जिनको खाना होता है बता के दिखाते हैं और खाने के बाद बताते हैं। कल एक वीडियो आया, एक औरत ने जहर खा लिया, एक औरत ने उसको पानी वानी मारा कि क्यों जहर खाया? बोली मेरा मोबाइल गुम हो गया। 10,000 का मोबाइल था, वो गुम हो गया। देखा आपने? कल बड़ा फेमस हो गया वीडियो वाला। जहर असली बात पे खाते थे, फोन गुम हो गया। इस पे कौन खाता है कि प्रेमी गुम हो गया, प्रेमिका गुम हो गई? ये तो रिप्लेसेबल मामला हो सकता है। तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है? 7 अरब की आबादी में आपको क्यों लगता है कि एक ही व्यक्ति है? दुनिया की आबादी 7 अरब है, 7 अरब है ना। अरे बहुत बहुत बड़े हैं दुनिया में, एक से बढ़कर एक लोग। किसी की धौंस में मत आइएगा, लेकिन धौंस दिखाइएगा हिम्मत, वो भी अच्छी बात नहीं है, दिखाना भी ठीक नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब दोनों लोग अपनी सत्ता स्थापना करने में लगे होते हैं ना, एक नाराज हुआ, ये उम्मीद करे कि माफी आएगी, दूसरे कह रहे ठीक है भाई हो जाओ नाराज। अब दोनों बैल हो गए हैं, ये माफी नहीं मांगेगा, ये झुकेगा नहीं क्योंकि नाराज ये हुआ था। अब इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले झुकेगा। 1 घंटा 2 घंटे, कमजोर दिल के लोग 2 घंटे से ऊपर नहीं झेल पाते, मजबूत दिल का आदमी झेल लेता है, इंसान झेलता है। एक शाम हो गई, रात हो गई, अब सोना है, वो अपने रूम में, ये अपने रूम में। जो मजबूत होगा सो जाएगा, भाड़ में जाएगा दूसरा व्यक्ति। कमजोर को नींद नहीं आ रही है, बाबा फोन चेक कर आया कि नहीं आया, नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, अरे हाय राम। फिर दोस्त को बुलाया कि क्या करूं क्या करूं। दोस्त भी कच्चे दिल का है, यार एक बार ऐसा आदि काल में हुआ था, उसके बाद रिश्ता टूट गया था। अगर दोनों अड़ गए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं भी नहीं मांगूंगा, फिर 2-3 दिन बाद जब भी समझौता होगा, उस समझौते में निहित है कि अगली बार से बिना बात के नाराज नहीं होना है, और होगे तो उम्मीद मत करना ज्यादा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि लोग फिर नाराज होना बंद कर देते हैं बिना बात के। जायज हो जाए तो होना ही चाहिए, अगर आपसे गलती है तो माफी मांगनी ही चाहिए। पर कोई धौंस दिखाए आपको, कोई सिर्फ पंजा लड़ाने के लिए नाराज हो रहा हो, तो लड़ाने दो उसको अकेले ही। समझ में आ गया? तो बताओ हिंदी साहित्य जीवन में काम आता है कि नहीं आता है? देखिए, भक्त आदमी क्यों लिजलिजा रहे? लिजलिजा शब्द सुना है आप लोगों ने कभी? लिजलिजा, ये वही व्यक्ति है जो विलोम हो जाता है ना। किसी घर में घुस जाना, वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि मैं नहीं चाहती हूं तुम मेरे घर में आओ। हाँ जानता हूं, लेकिन तुमको देख लेता हूं तो ठीक लगता है, मुझे तुमसे नफरत होती है, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुम्हें देख लेता हूं तो ठीक लगता है। तुम मुझे गाली दो, गंदी गाली दो, मैं नाली का कीड़ा हूं, मुझे कीड़ेपन में ही सुख मिलता है, तो मैं क्या करूं। जो आदमी इस लेवल पे चला जाता है ना, उसको बोलते हैं लिजलिजा। रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है, सामने वाला इग्नोर कर करके थक गया है, अब सीधे खुल के कह रहा है, उसके बाद भी बिना रीढ़ की कीड़े की तरह से उसमें फिर पहुंच जाना वहां पर, जाके बोलना डांट दो, डांट खाने आया हूं, जी नहीं लगता तुम्हें देखे बिना। भगवान न करे किसी की ऐसी हालत हो। लेकिन आपने ऐसे पीस देखे जीवन में? नहीं देखे? कितने लोगों ने ऐसा पीस देखा अपने आसपास? कम से कम एक आध पीस देखा है, बस 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 वही वही वही। उस व्यक्ति को बोलना तुम्हारा नाम पता लग गया है, लिजलिजा। अपनी भावनाओं से इतना कमजोर हो जाना कि अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देना,
मजा इसमें कि आप किसी से कहे हेलो और वो कहे कि यार तुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा, और आप कहें अच्छा स्थायी रूप से गुड बाय, ब्लॉक। ये नहीं कि हर आधे घंटे बाद देख रहे हैं मैसेज आया कि नहीं आया, हाय अभी भी नहीं आया, फिर आधे घंटे में देखा ऑनलाइन है, ओ हो मैसेज आएगा आएगा आएगा। क्या ड्रामा है। सीधे कि यार तुम मुझे पसंद नहीं करते, मेरे लिए इतना ही काफी है कि इस बात को यहां स्थायी रूप से विराम देते हैं, और कभी जिंदगी में चौराहा हुआ तो आमना सामना होगा, नहीं तो शुभकामनाएं और अलविदा, खत्म। और ये नहीं कि अलविदा के बाद 2 मिनट बाद डिलीटेड, ये नहीं कि वहां डिलीट कर दिया उसके पास से भी, और फिर आप कहें कि वो गलती से कहीं और भेज रहा था, तुम्हारे पास चला गया था गलती से। ऐसे नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। लिजलिजापन ठीक नहीं है, ध्यान रखना है। किसी के पीछे पड़ जाना किसकी तरह है, वो क्या होता है, जोंक की तरह है, अच्छी बात नहीं है। और किसी जोंक को चिपटने देना भी अच्छी बात नहीं है। हिंदी साहित्य जीवन में काम आता कि नहीं आता है? बहुत, कोई ये ना कहीं काम नहीं आता, बहुत काम आता है। बात समझ में कि लिजलिजा मत बनिएगा, मतलब चीप लगता है। इतने आत्मसम्मान वाले लोग हैं, आईएएस बनने वाले हैं, और लिजलिजेपन से कैसे हो सकता है ऐसा, सोचना भी नहीं कभी। इसलिए अगर कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। और कोई अरे हाँ बहुत है, कोई लड़का हो तो उल्टा, तू अकेला तो नहीं, इसमें क्या है, अकेली ही क्यों, अकेला भी तो हो सकता है। कोई ज्यादा हीरो बन रहा हो तो आप बोलिए उसको, ऐसा क्या है। रात में दम नोट्स बना लो इसके। भगवान, मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती, ये बात ही मुझे कटार की भांति चुभती। मैं उसे प्रेम करता हूं और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता हूं। वह किसी और के प्रेम में। कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं। मैं उसके डर के कारण अपना नाम भी नहीं लिख रहा हूं। भाई मेरे, योग्यता तो तुम्हारी बिल्कुल पति होने के लायक है। जब अभी से डर रहे हो, अभी पत्नी पत्नी हुई नहीं, होने वाली, जब अभी से उससे डर रहे हो, तो वो बड़ी नासमझ है जो तुम्हें छोड़ के जा रही। मुफ्त के लिए जिंदगी भर के लिए सेवक मिल रहा है, काहे को छोड़ रही। लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मांगते हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि अगर जाती है छोड़ के तो चले जाने दो। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, उसकी बड़ी कृपा है कि वो किसी और के प्रेम में पड़ी, तो किसी और को ही फंसने दो। एक मनोवैज्ञानिक पागल खाना देखने गया था। एक आदमी पहले ही पिंजड़े में बंद था, सिर पीट रहा था और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए था, गंदी सी पुरानी तस्वीर, और छाती से लगा था और चिल्लाता, लैला लैला। मनोवैज्ञानिक ने पूछा सुपरिंटेंडेंट को, इस आदमी को क्या हो गया? इसने कहा, ये इस लड़की के प्रेम में था। ये इतने प्रेम में था कि ये अपने को मजनू समझता, उसको लैला समझता। लेकिन वो इसे छोड़ के चली गई, उसने दूसरे युवक से शादी कर ली। तब से ये पागल हो गया। बस तब से इसका काम ये सिर पीटना, उसकी तस्वीर छाती लगाना और लैला लैला चिल्लाना। वे आगे बढ़े, दूसरे कटघरे में एक दूसरा आदमी बंद था, वो भी सिर पीट रहा था और चिल्ला रहा था, हे भगवान बचाओ मुझे, बचाओ। मनोवैज्ञानिक ने पूछा, और इस बेचारे को क्या हो गया?
सुपरिंटेंडेंट ने कहा आप न पूछें तो अच्छा। ये वो दूसरा युवक है जिससे उस महिला ने शादी की। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं। अगर सच में तुम मेरा आशीष चाहते हो तो मैं तो कहूंगा जाने भी दो, धन्यवाद पूर्वक। जब कोई और मुसीबत लेने को तैयार है तो तुम नाहक क्यों अपनी गर्दन फांसी में लगाते हो? और अगर तुम्हें फांसी लगानी ही है तो और फंदे मिल जाएंगे, ऐसी क्या जल्दी? कोई इसी फंदे में मरने का सोचा है? कहते मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती, दयावान है, महाकरुणा है उसके हृदय में। और तुम कहते हो ये बात ही मुझे कटार की भांति चुभती। यह प्रेम तो नहीं, यह प्रेम के नाम पर कुछ और है। उसे तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हें भी उससे प्रेम नहीं, याद रखना। वो कम से कम ईमानदार है कि वो कहती है उसे तुमसे प्रेम नहीं, किसी और से प्रेम है। उससे भी है या नहीं, अब ये तो वो जब आएगा तब पता चले। लेकिन तुम जो कहते हो कि मुझे उससे प्रेम है, वो झूठ है। क्योंकि प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, प्रेम का तो अनिवार्य लक्षण है, बांधता नहीं, मुक्त करता है। अगर वह मुक्त होना चाहती तो प्रेम मुक्त करेगा, चाहे आंसुओं से भरी हुई विदा क्यों न देनी पड़े, लेकिन प्रेम विदा देगा। प्रेम पिंजड़ा नहीं बनता, प्रेम आकाश है। ठीक है, तुमने उसे चाहा, लेकिन अगर तुम उसे चाहते हो तो उसकी जो खुशी है वही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। चाह का और क्या अर्थ होता है? चाह का अर्थ शोषण, चाह का अर्थ मालकियत, चाह का अर्थ उसकी गर्दन पर सवार हो जाना। चाह का अर्थ होता है उसे मुक्त करो। अगर वह किसी और के साथ ज्यादा खुश हो सकती है बजाय तुम्हारे साथ, तो ठीक है, ऐसा ही हो, ऐसा ही होने दो, सहयोग करो। प्रेम अगर है तो दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा मूल्यवान होनी चाहिए। कहो उससे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। मेरे हमराह भी रुस्वाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वह अफसाना जिसे तकमील तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। प्रेम है तो कितनी ही पीड़ा हो, पीड़ा तुम्हारी समस्या है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा के कारण तुम दूसरे को बंधन में मत डालो, जाने दो, मुक्त करो। वह तुम्हारी अनुग्रहित रहेगी और शायद किसी दिन जानेगी कि तुमने उसे चाहा था और प्रेम किया था। शायद किसी दिन तुम्हारे प्रेम का उसे अनुभव होगा, मगर उसके पैरों में जंजीरें न डालना। जंजीरों डालने वाला प्रेम प्रेम नहीं। पहलुए साह में यह दुख तरे जमहूर की कब्र, कितने गुमगस्ता फसानों का पता देती है, कितने खूंरीज हकायक से उठती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। कैसे मगरूर सहनसाओं की तस्की के लिए साल साल हसीनाओं के बाजार लगे, कैसी बहकी हुई नजरों के तय उसके लिए सुर्ख महलों में जवां जिस्मों के अंबार लगे।
कैसे हर साख से मुंहबंद महकती कलियां नोच ली जाती थी तज़ईन हरम की खातिर, और मुरझा के भी आजाद न हो सकती थी जिल्ले सुबहान की उल्फत की भरम की खातिर। कैसे एक फर्दे के ओंठों की जरासी जुम्बिश सर्द कर सकती थी बेलोस वफाओं के चिराग, लूट सकती थी दमकते हुए माथों का सुहाग, तोड़ सकती थी मैं इससे लबरेज अयाग। सहमी सहमी सी फिजाओं में यह वीरा मरकद इतना खामोश है, फरियाद कुना हो जैसे सर्द सांखों में हवा चीख रही है ऐसे। रूह तकदीस व वफा मरसियां ख्वाहों जैसे, तू मेरी जान मुझे हैर तो हसरत से न देख। हम में कोई भी जहां नूरो जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ है जंजीर नहीं। प्रेम अगर है तो इतनी कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ है जंजीर नहीं। और अगर इतना प्रेम तुम प्रकट कर सको तो पत्नी मिले या न मिले, तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा। पत्नियों के मिलने से ही कहां फूल खिल जाते, नहीं तो घर घर में प्रेम के फूल खिले होते। लेकिन इतना अगर बड़ा दिल तुम कर सको, इतना उदार अगर दिल तुम कर सको, तो पत्नी ना भी मिली तो कोई फिक्र नहीं, तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा, तुम्हारे जीवन में प्रार्थना की संभावना उमगेगी। मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं तुम्हारे लिए, यही आशीष दे सकता हूं कि तुम्हारा प्रेम बड़ा हो, उदार हो, मुक्तिदायी हो, कि तुम्हारा प्रेम किसी दिन प्रार्थना बने। और ये हैं मौके प्रेम की कसौटी के, ये हैं अवसर चुनौती के। इन अवसरों को जो स्वीकार कर लेता है उसकी कीमत, उसकी इज्जत परमात्मा की आंखों में बहुत बढ़ जाती। रोना मत, दुखी मत होना, कसौटी पर कसे जाना है, आग है, गुजरना है, निखरना है, सौभाग्य है ये भी। और ये तो तुम बात कर रहे हो कि यह बात ही मुझे कटार की भांति चुभती है, मैं उसे प्रेम करता हूं और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता हूं। इस तरह की बातें करोगे तो छोटे हो जाओगे, और अगर इस तरह की बातें करते ही रहे तो वो तुम्हें न भी छोड़ना चाहती होगी तो छोड़ भागेगी। ऐसे आदमी के पास कौन टिकेगा कि जीते जी छोड़ ही नहीं सकते, कि मरोगे कि मारोगे। नहीं, किसी के पैर की जंजीर नहीं बनना जीवन में, किसी के भी पैर की जंजीर नहीं बनना, न पत्नी की, न भाई की, न बहन की, न बच्चों की, न मित्रों की। तू मेरी जान मुझे है तो हसरत से न देख, हम में कोई भी जहां नूरो जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। तीसरा प्रश्न, भगवान जिसे चाहो वह ठुकराता क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। तुम्हारी चाहना दूसरा भागता होगा कि बचो भाई, ये आदमी आया। क्योंकि जहां जहां लोगों ने चाहत देखी वहीं वहीं बंधन पाए, और जहां जहां किसी के प्रेम में पड़े वहीं फांसी लगी। तुम्हारा प्रेम है क्या? बस वैसा ही है जैसा मछली मार मछली पकड़ने के लिए कांटे पे आटा लगाता है, मछली फंस जाती आटे के कारण। मछली मार का प्रयोजन मछली को आटा खिलाना नहीं, मछली मार का प्रयोजन आटा खाने में कांटा फंस जाए उसके मुंह में, बस। आटा तो तरकीब है। तुम पूछते हो जिसे चाहो वह ठुकराता क्यों? तुम्हारे चाहने में कांटा है,
तुम सोचते हो आटा ही आटा है, लेकिन तुम जरा गौर से विचारो, तुमने जिसको चाहा उसका जीवन दुख में बना दिया या नहीं? जिसने तुम्हें चाहा उसने तुम्हारा जीवन दुख में बना दिया या नहीं? इस प्रेम के नाम पर जो चलता है, इसमें फूल तो कभी कभार खिलते, कांटे ही कांटे पलते। कभी 100 में एक आध मौके पर कभी फूल की झलक मिली हो तो मिली हो, 99 मौकों पर तो कांटा चुभा और बुरी तरह चुभा और नासूर बना गया और घाव छोड़ गया। तुम्हारी चाहत शुद्ध नहीं है, इसलिए लोग बचना चाहते। तुम ये मत समझो कि लोग कुछ गलत है। प्रश्न पूछने वाले की मर्जी यही है कि लोग कुछ गलत हैं, कि मैं तो इतना प्रेम का थाल सजा के आता और लोग चले एकदम भागे, पुलिस को बुलाने लगते, और मैं तो सिर्फ प्रेम का थाल सजा के आया था। मैं तो कहता था आरती उतारूंगा आपकी, आप चले क्यों? तुम्हारे प्रेम के थाल में जहर है, हर वासना में जहर है। तुम अपनी वासना को प्रार्थना बनाओ, फिर कोई नहीं भागेगा, फिर लोग तुम्हें खोजते आएंगे, तुम्हारे पास बैठ के शांति पाएंगे, तुम्हारी छाया में विश्राम पाएंगे, तुम्हारी आंख उन तक पड़ जाएगी, वो धन्यभागी हो जाएंगे। तुम अपनी वासना को प्रार्थना बनाओ। क्या मतलब है मेरा वासना को प्रार्थना बनाने से? वासना में जो ईर्ष्या है उसे जाने दो, वासना में जो द्वेष है उसे जाने दो, वासना में दूसरे के शोषण करने की जो आकांक्षा है उसे जाने दो, वासना में दूसरे का मालिक बनने की जो वृत्ति है उसे जाने दो, और तब तुम्हारी वासना शुद्ध होकर प्रार्थना बन जाएगी। तब तुम दोगे और उत्तर में कुछ भी ना मांगोगे। तब तुम प्रेम दोगे, उत्तर में कुछ भी ना मांगोगे। तब तुम्हारे प्रेम में सिर्फ आटा होगा, कांटा नहीं होगा। ये कुछ छोटी छोटी घटनाएं समझिए। मुल्ला नसरुद्दीन से उसके मित्र चंदूलाल ने पूछा, मुल्ला अगर तुम शादी ही करना चाहते हो तो उसी लड़की से क्यों नहीं कर लेते जिसके साथ रोज शाम को सागर की सैर करने जाते? मुल्ला ने कहा, अगर मैं उसी से शादी कर लूंगा तब मेरी शामें कैसे कटेंगी? जिससे शादी की उससे झंझट हो जाती, उससे सब प्रेम का नाता टूट जाता है। ये बड़े मजे की बात है। प्रेम का नाता जिससे बनाया, विवाह किया, शादी की, वो प्रेम का नाता है, मगर जिससे विवाह किया उससे प्रेम का नाता टूट जाता है। ये बड़ी अजीब दुनिया है, ये बड़ी चमत्कार से भरी दुनिया है। प्रेम का नाता बनाते ही प्रेम टूट जाता है, क्योंकि प्रेम के नाम पर जो सब सांप बिच्छू छिपे बैठे थे अभी तक पिटारे में, सब निकलना शुरू हो जाता। इधर विवाह की बांसुरी बजी कि उधर निकले सब सांप बिच्छू। वो सब जो छिपे पड़े थे कहते थे, बच्चू जरा रुको, जरा ठहरो, ठीक समय आने दो, एक बार गठबंधन हो जाने दो, एक बार छूटना मुश्किल हो जाए, फिर असलियत प्रकट होती। तुम्हारा भी सब रोग बाहर आता, जिससे तुमने प्रेम किया उसका भी सब रोग बाहर आता। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच सिवाय रोग के आदान प्रदान के और कुछ भी नहीं होता। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा, प्रेम के विषय में आपका क्या अनुभव? मुल्ला ने कहा, यही 2 बार निराशा। पहली बार इसलिए कि एक स्त्री ने ना कहा, और दूसरी बार इसलिए कि दूसरी स्त्री ने हां कहा। हर हालत में निराशा है। स्त्री मिल जाए तो निराशा है, स्त्री न मिले तो निराशा, पुरुष मिल जाए तो निराशा, न मिले तो निराशा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे कह रही थी,
मैं अपने नए पड़ोसियों से तंग आ चुकी हूं, हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते। मुल्ला ने कहा एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। पत्नी ने पूछा फिर क्या हुआ? मुल्ला ने कहा फिर दोनों की शादी हो गई। और मुल्ला से किसी ने पूछा तुमने कैसे उस औरत से विवाह करने का निश्चय कर लिया है? वह सुंदर हो सही, मगर तुम्हें पता है नसरुद्दीन, उसके पिछले 5 पति पागल खाने में। मुल्ला ने कहा छोड़ो, मुझे डरवाने से रहे। शायद तुम्हें भी पता नहीं कि बंदा पागल खाने से लौट चुका है, अब मुझे कोई पागल खाना भेज नहीं सकता। अब तुम पूछते हो जिसे चाहो वह ठुकराता क्यों? पागल खाने न जाना चाहता होगा। अनुभव जीवन का आदमी को डरा देता। बुद्धिमान होगा जो तुम्हें ठुकरा देता। तुम अपने प्रेम को परखो, फिर से देखो तुम्हारे प्रेम में कुछ गलत छिपा है। तुम्हारे प्रेम के वस्त्रों में जंजीरें, प्रेम का आवरण है, भीतर कुछ और है। तुम किसी के मालिक होना चाहते हो, तुम किसी पे कब्जा करना चाहते हो, तुम किसी को वस्तु की तरह उपयोग करना चाहते हो। कोई नहीं चाहता कि उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि जब भी किसी का उपयोग किया जाता है उसका अपमान होता है। कोई नहीं चाहता कि कोई उसका मालिक हो, क्योंकि जब भी कोई किसी का मालिक हो बैठता है तब उस व्यक्ति को अपनी आत्मा को खोना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि परतंत्र हो। प्रेम तो लोग चाहते हैं लेकिन परतंत्रता नहीं चाहते, और तुम्हारे सब प्रेम में परतंत्रता छिपी हुई। वो अनिवार्य शर्त है, वो ऐसी शर्त है कि लोग डरने लगे, लोग भयभीत होने लगे, लोग घबराने लगे। तुम अपने प्रेम को शुद्ध करो, तुम उसे प्रार्थना बनाओ, तुम दो और मांगने की इच्छा मत करो, और तुम जिसे दो उस पर कब्जा ना करो, और तुम जिसे दो उससे अपेक्षा धन्यवाद की भी मत करो। उतनी अपेक्षा भी सौदा है। और तुम दो क्योंकि तुम्हारे पास है, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अगर दोगे तो 1000 गुना तुम्हारे पास आएगा। मगर मांगो मत। भिखमंगों के पास नहीं आता, सम्राटों के पास आता है। जो मांगते हैं उनके पास नहीं आता। तुम मांगो ही मत। एक बार यह भी तो प्रयोग करके देखो कि तुम चाहो और दो, मगर मांगो मत। नेकी कर और कुएं में डाल। पीछे लौट के ही मत देखो, धन्यवाद की भी प्रतीक्षा मत करो, और तुम पाओगे कितने लोग तुम्हारे निकट आते, कितने लोग तुम्हारे प्रेम के लिए आतुर, कितने लोग तुम्हारे पास बैठना चाहते, कितने लोग तुम्हारी मौजूदगी से अनुग्रहित है। मगर अभी तुम्हारी मौजूदगी बड़ी जहर भरी है। अभी जब भी तुम हाथ फैलाते हो दूसरे डरने लगते, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उन्हें फांसी का फंदा दिखाई पड़ता है।